कैसा लगता है कि गुजरात में एक निर्भीक और एक ईमानदार पत्रकारिता करना, और चाहे आपका जितना भी विरोध हो, चाहे जितनी भी बार आपकी नौकरियां चली जाए, चाहे जितनी बार आपको बेकार रहना पड़े, आपको घर का गोल्ड बेचना पड़े, बीवी बच्चे परेशान हो, सरल है पूरा। एक ही पार्टी की 27 साल से एक पार्टी की सरकार है। और अब तो ये कहा जाता है कि गुजरात एक कंपनी बन गया है जी, और दिल्ली से वो कंपनी चलती है। मतलब मैं इस चीज को इतने लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि ये एक कॉर्पोरेट की तरह चलाया जा रहा है, एक राज्य को। जी जी बिल्कुल। और हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद उसको इस तरह से एंडोर्स तब भी करते थे कि जैसे सीईओ कंपनी चलाता हो वैसे एक स्टेट चलना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मेरे साथ हैं मयूर जानी। जी हाँ, मयूर जानी गुजरात में पिछले 26 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और इस समय 4 PM गुजरात के संपादक हैं। देश दुनिया में लगातार इनके वीडियो और इनकी जो बातचीत है दुनिया सुनती है। गुजरात का एक पत्रकार जो इस समय बेंगलुरु में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में मीडिया और गौरी लंकेश ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मेरी उनसे चर्चा हो उससे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डेमोक्रेटिक भारत पर समय दिया। जी मयूर भाई, आप गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तकरीबन 26 साल आपको हो चुका है। कैसा लगता है कि गुजरात में एक निर्भीक और एक ईमानदार पत्रकारिता करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौजू सवाल है। मैं पहले तो आपको, आपके सभी दर्शक जो हैं, डेमोक्रेटिक भारत के दर्शक जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में बधाई भी देता हूं कि जितने लोग जुड़े हैं डेमोक्रेटिक भारत के साथ, तो इस तरह का जो कंटेंट हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, तो वो कंटेंट जो लोग देखते हैं और देख के उसकी सराहना करते हैं, उनकी भी सराहना होनी चाहिए। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का। और सवाल जो आपने पूछा मुझे कि कैसा होता है निर्भीक तरीके से, निर्भीक और ईमानदारी से पत्रकारिता करना। अब यह है बड़ा, थोड़ा एक तरह से देखा तो बड़ा सरल सा सवाल है और एक तरह से देखा जाए थोड़ा जटिल सा है। दोनों है ये पहलू, दोनों पहलू है इसमें। सरल इसलिए है, सीधा जवाब ये है कि बस भाई करते रहिए, आपको क्या फर्क पड़ता है। आप किसी को, आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप क्यों डरेंगे, आप अपना काम करते रहिए। और चाहे आपका जितना भी विरोध हो, चाहे जितनी भी बार आपकी नौकरियां चली जाए, चाहे जितनी बार आपको बेकार रहना पड़े, आपको घर का गोल्ड बेचना पड़े, बीवी बच्चे परेशान हो, सरल है पूरा, सरल है, करते रहिए। हाँ, ये तो सरल है, लेकिन कठिन क्या है इसमें? कठिन ये है कि ये लगातार करते रहना, लगातार करना। यानी कि एक पत्रकार जिस वजह से पत्रकारिता में सोचता है कि मुझे आना है और मुझे एक सोशल इश्यूज और समाज के कई ऐसे मुद्दे उठाने हैं, धमकियां सहन करें, 7 पीढ़ी की गालियां सहन करें, और तरह तरह के मन लुभाने वाले ऑफर्स, लालच, इसको भी आपको सहन करना पड़ता है। कई बार ये होता है कि आप लोगों को लगता है कि आप ना तो लालच में आ सकते हैं, ना आप डर सकते हैं, ना आपको ललचाया जा सकता है, ना आपको डराया जा सकता है। तो क्या इनके परिवार में से किसी को बहलाया जा सकता है? कोई वीकलिंग, मतलब वीकलिंग वो खोली जाती है। तो ये सब जो है ये सरलता से चलता रहता है। और कठिन या जटिल ये है कि फिर भी आप लगातार अपना काम अगर कर सकते हो, तो ये थोड़ा जटिल मामला है, तो कर रहे हैं बस। गुजरात का मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि पिछले तकरीबन 20 साल से, लगभग 20 साल से ज्यादा हो गया, एक ही पार्टी की 27 साल से एक पार्टी की सरकार है। और अब तो ये कहा जाता है कि गुजरात एक कंपनी बन गया है जी, और दिल्ली से वो कंपनी चलती है। क्या आपको लगता, क्या ये सही है? क्योंकि गुजरात का अनुभव आपके पास ज्यादा है। नहीं, गुजरात एक कंपनी बन गया है, ये मैं कह रहा हूँ तकरीबन 2006-07 से कह रहा हूँ। 6-7 से, हाँ, मतलब मैं इस चीज को इतने लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि ये एक कॉर्पोरेट की तरह चलाया जा रहा है, एक राज्य को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो खुद उसको इस तरह से एंडोर्स तब भी करते थे कि जैसे सीईओ कंपनी चलाता हो वैसे एक स्टेट चलना चाहिए।
और उन्होंने इस चीज को, इस स्टेट को एज ए कॉर्पोरेट लिया और खुद को एज ए सीईओ लिया और उसी तरह से जो है उन्होंने काम करने की शुरुआत की और आज वो पूरा देश भी इसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तब वो पूरा राज्य चलाते थे, तो वो तो है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो मुख्य तौर पर इतना बड़ा जो आवाम है वहाँ गुजरात का, जो इन नेताओं को और इन पार्टियों को चुनकर भेज रहा है, सत्ता दे रहा है जी, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी आवाज मुखर नहीं होती, कोई आंदोलन कि आखिर भाई ये राज्य है हमारे जो एक डेमोक्रेटिक वॉइस है, राइट्स हैं और जो संवैधानिक जो मौलिकता है उस पर तो सरकार कुछ ऐसा काम करे जिससे जनता को लगे कि हाँ वाकई देश में लोकतंत्र है। देखिए, ये जब नरेंद्र भाई आए सत्ता में 2001 अक्टूबर में, बिल्कुल वो एक पैराशूट उन्होंने पहन के जो है सीधा लैंड किया, मुख्यमंत्री बने सीधे, उसके बाद फिर चुनाव लड़े, फिर विधायक बने और फिर विधायक बने और फिर जो है बाकायदा मुख्यमंत्री फिर बने और उसके कुछ उनके मुख्यमंत्री मतलब विधायक बनने से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने तब जो है उन पर काफी प्रेशर था अपने आप को साबित करने का, क्योंकि थोड़ा विस्तार से जवाब होगा। जी जी प्लीज। तो क्योंकि ये था मामला कि उस समय केशुभाई पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता उस समय के, वो मुख्यमंत्री, केशुभाई पटेल को कैसे बाहर रहकर गिराया जाए उसके बड़े प्रपंच अच्छे रचे गए और वो प्रपंच कामयाब हुए और उसके बाद नरेंद्र भाई आए और केशुभाई गए। लेकिन सिर्फ केशुभाई के जाने से मामला जो है उनके लिए सीधा नहीं बनता था, क्योंकि और भी बहुत सारे कद्दावर नेता थे बीजेपी में। उस समय गुजरात में सिविल सोसाइटी की हैसियत हुआ करती थी उस समय जी हुआ करती थी। तो बहुत सारे एनजीओज थे, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं जिसको कहते हैं हम लोग, वो सब काम करती थी और उनकी अपनी अपनी एक से थी, उनका अपना अपना एक वजूद था, उनका मिलके भी एक संगठन हुआ करता था। तो अगर राज्य में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उनका एक वॉइस था, बिल्कुल थी। उनकी बात को मजबूरन भी जो है पहले वाली सरकारों को सुनना पड़ता था। ऐसा जरूर नहीं कि हर चीज मानी जाती थी, लेकिन सुना जाता था। ये चीज जो है नरेंद्र भाई को बड़ी तकलीफ दी थी। और 27 फरवरी 2002 के दिन जो दंगे हुए, जो ट्रेन को जलाया गया डिब्बे को और गोधरा में, और उसके बाद जो फिर दंगे शुरू हुए और वो कम से कम 2.5-3 महीने तो लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि चलते रहे। जनसंहार हुआ। हाँ, जनसंहार हुआ। जो शुरुआत इसकी जो इंटेंसिटी थी वो शुरुआत के 4-5 दिन बताई जाती है, लेकिन उसके बाद भी चीजें चलती रही। कुल मिला के गुजरात नॉर्मल नहीं हो पाया और उस दौरान उनकी गौरव रथ यात्राएं निकली, गुजरात गौरव रथ यात्रा। ये सब चीजों को जब उस समय की सिविल सोसाइटी ने काफी जोर से अपोज किया, उसमें बहुत सारी गांधीवादी संस्थाएं भी थी, ठीक है। तो नरेंद्र भाई ने जैसे वो स्थिति को ओवरकम करते गए, शुरुआत के 3 साल बड़े मुश्किल थे उनके लिए, 2002 से लेकर 2005 तक। 5 में ये जो 3 साल का पीरियड है, उसमें नरेंद्र भाई ने एक काम किया। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण नेतृत्व जो बीजेपी में था उसको खत्म किया। अच्छा, सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने जो है वो पाटीदार नेतृत्व जितना भी लोकल पॉकेट्स में था, ओबीसी जो पाटीदार, ओबीसी नहीं, अच्छा, हमारे यहाँ ओबीसी में पाटीदार नहीं आते। अच्छा, वो सवर्ण है, सवर्ण पटेल जो है वो सवर्ण है। अच्छा, ठीक है। इसीलिए तो वो आंदोलन हुआ ना कि हमको भी रिजर्वेशन। हाँ, बिल्कुल, मैं समझ गया। हाँ, तो वो बहुत मेहनतू एक कौम है, एक जाति है। खेती बड़ी मात्रा में उनके पास है गुजरात में, और बड़ी समृद्ध कौम है, ठीक है। और बहुमत है, काफी सारी इनकी पॉपुलेशन भी है। तो कैसे इसको दबाया जाए? तो पहले 3 साल जो है नरेंद्र भाई के इसमें निकले। मैं आपका ओरिजिनल सवाल ही एड्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल, विस्तार से बताइए, है ना, हमारे दर्शक सुन रहे हैं। हाँ जी। तो वो 2005 में फिर आया लोकल बॉडीज का इलेक्शन, मतलब कि 8 के 8 कॉरपोरेशन से लेके जिला पंचायतों से लेके सभी तालुका पंचायतों से लेके सब इलेक्शन। और उसमें नरेंद्र भाई ने ये तय किया कि ये एक मौका है कि मैं रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जितना भी एक
डिसेंट है, डिसेंट जो असंतोष की आवाज, जो आवाज है, विरोध की आवाज है, आवाज जो है विद इन द पार्टी, मैं समझ गया, सबको खत्म कर दिया। तो उन्होंने अपनी ही तरह से टिकटें बांटी और उन सब लोगों को जो उनका विरोध कर रहे थे सबको दरकिनार किया। और उस समय गोवर्धन झड़फिया मैदान में कूदे। गोवर्धन झड़फिया वो जो कि रायोट्स जब हो रहे थे तब वो गृह राज्य मंत्री थे। अच्छा जी, ठीक है। दूसरी ओर उनकी लड़ाई थी प्रवीण तोगड़िया से। हाँ, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया ये मानते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उनका कारण वीएचपी है। उनके कार्यकर्ता और उनके स्वयं सेवक और उन्होंने जो बाबरी मस्जिद ध्वंस में जो भी रोल उनका रहा या तो विचार पैदा किया जो, तो हाँ, वो हमेशा उस अपने आप को सुपर सीएम साबित करने की कोशिश कर रहे थे केशुभाई के टाइम से। जी। और गोवर्धन झड़फिया ये मान के चलते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठ सकती है तो सिर्फ और सिर्फ पाटीदार वोट अगर है तो ही बैठ सकती है, वरना बीजेपी में कोई भी आ जाए किसी की औकात नहीं है कि वो सत्ता में बैठ सकती है। तो दे थॉट दैट दे आर इनविंसिबल एंड दे आर इनएविटेबल। मतलब एक, उनको हराया नहीं जा सकता, पाटीदारों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उनके बगैर कोई चारा आपका होना नहीं है। तो उस पूरी थॉट प्रोसेस को खत्म करने की ठान ली नरेंद्र भाई ने, और वो 2005 के लोकल बॉडीज चुनाव में साबित कर दिया उन्होंने। अच्छा, पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जितने भी जो इंटरनल विरोधी थे सबको उसी चुनाव में। 6 महीने वो प्रचार जो चला था उसमें आपको फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, मैंने वो चुनाव ऐसे कवर किया है जैसे शायद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि मैं उस समय इंडिया टीवी में था और रजत शर्मा जी ने हमको कहा था कि प्राइवेट फंक्शन हो, पर्सनल मतलब कि किसी का निजी फंक्शन हो, पार्टी का फंक्शन हो या तो सरकार का फंक्शन हो, आप नरेंद्र भाई के काफिले में रहेंगे। अच्छा, तो वो उन्होंने पूरा वो एडजस्ट करवा दिया था मतलब। और तो मैं मतलब ये था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी जो है मुझसे उस समय डीवी आती थी। मैं समझ गया, डीवी कैसे डीवी, हाँ। तो वो हमसे लिया करते थे। वो जगदीश भाई जो गुजर गए अभी, जगदीश ठक्कर, उनके पीए हुआ करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पीए हुआ करते थे, तो बड़े करीबी थे नरेंद्र भाई के। तो हमको फोन करते थे कि मयूर भाई अगर आप हो तो फिर हम कैमरामैन को भेजे नहीं। उस करीब से मैंने वो 6 महीने जो, यानी कि जो सूचना जनसंपर्क का काम सरकारी अधिकारी करता है वो आप कर रहे थे। जी बिल्कुल जी। तो कैसा अनुभव था पूरा जो पी आप मैंने एक बार मैंने कोई ऐसा वाकया जो आपको लगे कि मीडिया की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी इतना बड़ा नरेंद्र भाई ने इस चीज को समझ लिया था जो 6 महीना के आसपास रहा उनके आसपास, बिल्कुल जैसे कहते हैं। मैं एक चीज जो समझ पाया वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को भली भांति समझ चुके थे कि मीडिया जो है वो 2 पैदे का लौटा है। ये बात सही है, हम भले ही पत्रकार हैं लेकिन जानते हैं इसकी हकीकत। हाँ बिल्कुल। हाँ। और वो चीज समझ चुके थे कि इसमें आपको एक्चुअली किसको काबू करना है, जमीन पर काम कर रहे पत्रकारों की हैसियत कुछ नहीं है, वो तब बहुत बखूबी जान चुके थे। उनको काबू करना था मालिकान को या तो संपादकों। अगर संपादक हो जाए तो मालिक में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और अगर संपादक भी थोड़ा ठीक निकलता है तो मालिक, तो फिर मालिक। और मालिक क्या करता है, तो मालिक सिर्फ अखबार नहीं निकाल रहा है, मालिक कई चैनल नहीं चला रहा, कई धंधे हैं उसके, मालिक के बहुत सारे और धंधे हैं जिसमें कई गोरख धंधा है, और जिसमें बहुत सारे गोरख धंधे हैं, या अगर नहीं भी हैं तो साबित करने में तो सरकार के पास बहुत सारे टूल्स हैं, क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो उस समय समझ चुके थे, और इसीलिए ये जो है ना, ये सोच और ये समझ के चलते वो मैनिपुलेट कर पा रहे हैं सभी मीडिया को, पूरे देश के और दुनिया के। यानी एक पत्रकार होने के नाते मैं यही कह रहा हूँ। तो थोड़ी आगे बता दो। जी। तो 2005 के चुनाव के बाद जो है वो ऑलमोस्ट विदिन द पार्टी, तो कोई नहीं, प्लीज उन्होंने डिनर के लिए न्योता दे दिया। प्लीज। तो 2005 के बाद पार्टी के अंदर तो उन्होंने लगभग जो है अपना विरोध खत्म कर दिया। फिर ये सब लोग बाहर चले गए, गोवर्धन झड़फिया के ये सुनील ओझा और ये सब, उन्होंने बाहर से एक पार्टी बनाई, महागुजरात जनता पार्टी, ठीक है। पर उनकी उतनी औकात कभी कुछ बन नहीं पाए। केशुभाई कभी खुल के काफी लंबे अरसे तक विरोध में आए नहीं, ठीक है। और इन्होंने जो है फिर अपनी छवि जो है वो साथ में जो खड़ी करना शुरू की विकास पुरुष की,
इंडिया टुडे लगातार छापने लगा हर साल के देश का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री जो है वो गुणांक और मानांक में इसमें नंबर 1, इसमें नंबर 1। तो पूरे राज्य में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, तो हमारे गुजरात के नरेंद्र मोदी साहब हैं। फिर वो राज ठाकरे को न्योता देना, उनको कुछ पसंद, कुछ चुनिंदा चीजें दिखा देना, ताकि महाराष्ट्र में जाके वो बोले कि ऐसा काम तो कोई मुख्यमंत्री कर नहीं रहा है। चीजों को सिलेक्टिवली डेवलप करना और उन्हीं जगह पे नैरेटिव सेट किया, तो वो नैरेटिव सेट करते रहे। तो वो अलग अलग एंगल से काम करते हैं नरेंद्र भाई। एक चीज है कि मुझे आपको ये मनवाना है कि भाई महेश भाई, मुझसे एक्चुअली अच्छा आदमी नहीं, पत्रकार छोड़ो, मैं समझ गया, मैं मुझसे अच्छा इंसान, सज्जन इंसान आपको मिल नहीं सकता है। बस वो सेट कर दिया। अब मैं वो कैसे करूं? एक तो मैं लगातार बोल रहा हूं आपको, यकीन करें मैं हूं अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, अच्छा नहीं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। और फिर आपके पास अचानक से ऐसे एक पैटर्न के चलते, एक जो सेट पैटर्न बनाई गई हो उसके चलते आपको ऐसे ऐसे लोग आके मिलना शुरू करें और बोल दें कि अरे सर कमाल है मयूर भाई, मतलब मयूर भाई, मतलब मैं समझ गया। तो ये एक तरीका है। तो इसको बड़ी बखूबी जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है और आज तक वो चल रहा है। तो क्या गुजरात की जो इतनी बड़ी जनता है उसके जहन से ये खुमारी उतरेगी या अभी चलेगी? ये तो सबसे बड़ा एक यही तो है, यही तो वहम है, यही तो धोखा है। गुजरात की जनता के सर पे इनके नाम की खुमारी तब भी इतनी कभी नहीं थी ना, आज भी है। अच्छा जी। तो ये वोट कैसे आ रहे हैं इस बार? तो कांग्रेस अगर सबसे बड़ा अगर बुखार आ जाए, वोट डालने का बुखार आ जाए, ऐसी अगर कोई घटना अगर गुजरात के इतिहास में बनी थी तो वो 2002 के दंगे, वो राइट साउथ से एक माहौल बना था, तो उसमें उनकी कितनी सीटें थी? 121, जहां तक मुझे याद है 121 सीटें थी। इस बार 150 ज्यादा आई नहीं, तो उस समय कितनी आनी चाहिए? बिल्कुल 150 ज्यादा आना चाहिए थी। उससे बड़ा तो कोई इवेंट बना ही नहीं गुजरात में जो वोट परसेंटेज को बदल दे। बिल्कुल बदल दे। उसके बाद उनकी सीटें लगातार घटती गई हैं। 2017 में 2005 में 117 हो गई, 2012 में 115 हो गई। तो 2012 में उन्होंने पब्लिकली बड़े छाती पीट के कहा कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। 2017 में घट के 99 हो गई। वो 10 सीटों का अंतर था कांग्रेस बीजेपी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सीटें हमेशा घटी हैं। ये तो इस बार उनको साबित करना था कि हम परम पराक्रमी हैं, गुजरात जो है हमारी नस नस में बसा है और गुजरात की नस नस में हम बसे हैं। ये एक नैरेटिव सेट करना था, इसीलिए इतनी सीटें लाकर रख दी। तो मुझे जानी भाई ये बताइए जी, क्या वाकई गुजरात में जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है कि विकास, डेवलपमेंट, पूरा भारत अगर मॉडल देखे तो गुजरात को देखे, उसकी सच्चाई क्या कहती है? भाई मैं अभी भी चाहता हूं कि ये बात सच होती। अगर ये होती तो इससे बड़ी बात क्या होती। जी। और उनके पास ये करने के लिए पूर्ण रूप से समय भी था और सत्ता भी थी, आज भी है, बिल्कुल है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वजह क्या है इसकी वजह यह है कि इनको बेसिकली, मैं इनको जितना समझ पाया हूं, इनको बड़े सपने देखना और दिखाना बड़ा अच्छा लगता है हकीकत वो, पर फिर उसके लिए जो मेहनत करनी होती है वो नहीं करते वो फिर, क्योंकि इनका मन जो है लगातार वो फोकस बदलता रहता है। वो डाल देते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे, ब्यूरोक्रेट्स जो है फिर अपने हिसाब से होता है, चलता है वाला मामला हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इनको अच्छा कौन सी चीजें जो है ऐसी जो इनको करने में सही में फोकस रहता है, वो है ब्यूटिफिकेशन। हाँ, ब्यूटिफिकेशन। आप कोई पुतला बनवाने की बात करें तो सरदार का पुतला बन गया। आप सेंट्रल विस्टा बनाने की बात करें, बना दिया। राम मंदिर चल रहा है, बन गया, वो मतलब चल रहा है, पूरा नहीं बना लेकिन काम चल रहा है। लेकिन वो आपको दिखेगा, वो सब काम आपको होते हुए दिखेंगे। साबरमती नदी के बिल्कुल बगल से रिवर फ्रंट आपको दिखेगा कि वो बना हुआ, ठीक है। आपको काइट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता हुआ दिखेगा। आपको वाइब्रेंट गुजरात समिट हर 2 साल में वो इवेंट आपको दिखेगी। अच्छा, फिर आप ये चेक करने जाओगे कि ये XYZ लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आया कितना, तो वो फिर आपको 3-4% से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो इनको भव्य आयोजनों में बड़ी रुचि है, इनका शौक है ये, और ये इनको अच्छा लगता है, ब्यूटिफिकेशन करना अच्छा लगता है। महात्मा मंदिर बनाया गांधीनगर में, अद्भुत बनाया, देखिए कभी आइए तो
तो जो स्थापत्य और जो ये सब होता है ना, ये बड़ा इनको भाता है। चाइना के राष्ट्रपति जब अहमदाबाद आए थे, झूला पर बैठे थे वो जो, हाँ झूले पर बैठे थे, कॉफी पकौड़ी क्या क्या खाया था। वहाँ जो अहमदाबाद की जो तंग गलियां या झुपड़ियां थी, तो उनके आगे पूरा पर्दा सड़क पे लगा दिया गया था। उनको नहीं आपने कहा, क्योंकि उनको ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। अच्छा, उसको हटाने की, उसको दूर करने की कोशिश नहीं है, उसको छुपाने, उनको लगता है ये आसान है छुपाना, छुपा दो। हाँ, अब हटाने जाओगे तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। देश में अगर आपको गरीबी हटानी है, अगर आपको जो तंगहाली है वो हटानी है, तो वो तो एक्चुअली एक विजन चाहिए ना। विजन यहाँ तो बोल देना है कि ये भाई ये मेरी गारंटी है कि हम तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। बोलने में मेरे और मेरे पिताजी का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। तो उनका भी क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये शब्द वो हर बार कहते हैं। चाय वो बेच रहे हैं, ऐसे कोई सबूत कहीं है नहीं, किसी के पास नहीं है। नहीं, किसी के पास नहीं। 1977 में तो शायद वहाँ का वो स्टेशन भी वहाँ पे उस समय नहीं था। हाँ, वडगांव है शायद, वडनगर। उनके पिताजी की चाय की रेडी हुआ करती थी। अच्छा। और जानकार लोग जो है वो बता रहे हैं कि वो जो वडनगर बस स्टैंड का जो चौराहा है, वहाँ उनके पिताजी चाय बेचा करते थे। ओके जी। तो इस तरह का जो बोला गया वो सारा, इनकी कौन सी बात सच मानी जाए, ये आज तक हम रिसर्च का विषय हम करते रहे, लेकिन समझ में नहीं आता कौन सी सच माने, कौन सी परफेक्ट माने, ये नहीं हमको पता चल रहा है अब तक। 4 PM गुजरात के आप संपादक हैं। जी। महीने में लगभग करोड़ों लोग इसके दर्शक जुड़ रहे हैं। जी। और देख रहे हैं लगातार। जी, बिल्कुल। बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत प्यार मिल रहा है। लगातार आपकी शोज भी 1-1 घंटे तक लोग आपकी जो चर्चा को सुनते हैं। जी। क्या आपको लगता है कि जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के हमले हैं, सेंसरशिप है, कई तरह के बिल आ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में हमको और सचेत होना पड़ेगा, या हमें उस दायरे में काम करना होगा जिस स्वतंत्रता से, जिस बेखूबी से आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं? देखिए, मैं इतना तो मान रहा हूं कि सचेत तो रहना पड़ेगा। जी। अब कितना आज हमने समझने की कोशिश की, पर मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया। हो सकता है मैं थोड़ा मंद बुद्धि हूँ, और बाकी सब लोग जो है शायद ज्यादा जानकार है। मैं इस आज समिट में, ये सेमिनार में आया था, पर मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये सब जो तज्ञ है, जो विद्वान लोग हैं इस मामले में, वो क्या कहना चाहते हैं। जी। क्योंकि पर वो हम अपने हिसाब से अभ्यास करके समझने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी। पर एक चीज मैं बिल्कुल मानता हूं कि और सचेत और सजाग और अवेयर रहने की जरूरत होगी हम लोगों को। जी। पता नहीं ये किस रूल का क्या अर्थघटन हो जाए, और उस रूल के तहत हमारे साथ क्या बर्ताव हो जाए आने वाले दिनों में, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो वो हमको और अलर्ट और वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और प्रिसाइज रह के हमको बात करना पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। आखिर में एक सवाल, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव, यानी कि मोदी साहब आ रहे हैं। मोदी साहब आ रहे हैं 400 जो इंडिया गठबंधन और ये सारा 418 के आसपास सीट लेके आ रहे हैं। मैं आपको अभी से बता दूं 418। जी, आप लिख के रखिए। नहीं तो ये किस बुनियाद पे आ रहा? आपने कई बार ईवीएम का भी सवाल उठाया है, ये क्या ईवीएम के मद्देनजर है या जनता का इतना बड़ा? मशीन और मशीनरी दोनों मशीन और मशीनरी। अच्छा, गवर्नमेंट मशीनरी, इसमें ह्यूमन लगते हैं, बिल्कुल इंसान लगते हैं, बिल्कुल है, और बाकी है मशीन है जो मैन हैंडल होते हैं। चुनाव आयोग आज की तारीख में कितना फंसा है और डरा हुआ है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं, वो आप सबके सामने है, आप भी देख रहे हैं। अगर आप मैं हमेशा कहता हूँ, आंख, कान और दिमाग की खिड़कियां खुली रखें, तो बहुत कुछ जो है ताजा हवा आएगी जाएगी, तो पता चलेगा आप लोगों को कि आपके आसपास सही में क्या हो रहा है। तो चुनाव आयोग की अभी जो है वो हालत बहुत खराब है, वो कोई बात का जवाब दे नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मशीन और मशीनरी जब तक उनके काबू में है, आप किसी की औकात नहीं है। राहुल गांधी 50,000 किलोमीटर क्यों न चल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो इंडिया गठबंधन है या जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये क्या अपने मुद्दे के लिए ईमानदार नहीं है, या इनके अंदर भी खिंचतान है, या वो कोई डरे हुए हैं? मुझे अब ये मानने को मन हो रहा है कि वो भी बेईमान लोग हैं। क्योंकि अगर ईमानदार होते तो इस चीज को उनको उठाना था, उनको जो बतौर पत्रकार हमने उठाया, फिर सिविल सोसाइटी ने जो अभी थोड़ी बहुत बची उन लोगों ने उठा लिया। दिल्ली में उठा रहे हैं, भानु प्रताप जी उठा रहे हैं, नरेंद्र मिश्रा जी चले गए सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें जुड़ गए उसके बाद। तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी को उठाना चाहिए।
यानी कि हालात भाई उनको वोट दे रही है पब्लिक, वो उनको पहुंच नहीं रहा है। पब्लिक जो है खफा हो रही है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता आखिर में। तो ये कौन सी पॉलिटिक्स? जानी भाई, क्या आपको लगता है आखिर में क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है इस देश के संविधान के ऊपर जो बात है वो क्या बचे रहेंगे, या जिस तरह के खतरे की बात कही जाती है कि संविधान भी खतरे में है, लोकतंत्र बिल्कुल का तनाशाही हो जाएगा, तनाशाही सख्त हो जाएगी और तथाकथित तनाशाही इस समय चल रही है? मैं 2-3 चीजें मानता हूं अभी आज की स्थिति में। वो ये है कि एक, हाँ, अगर 24 में रिपीट होते हैं, जो मुझे लगता है कि होंगे ही, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संविधान को लेकर, या तो लोकतंत्र को लेकर, या तो लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, जो आज अभी मैं और आप इतना भी बोल रहे हैं, है ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर पब्लिश भी होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। 24 के बाद हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसकी मुझे कोई समझ नहीं है अभी। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो ये एक भय है, मन में आशंका है, ये आशंका है, बिल्कुल आशंका है। यानी कि लोकतंत्र को जिस रूप में हम देखते हैं, हाँ, और जिस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र का एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है, जी जी जी, उस पर हो सकता है कि कुछ खतरा हो। उनको मुझे जहां मैं जितना उनको समझ उनकी साइकी समझता हूं, उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है, हाँ, उन्हें ये पसंद ही नहीं है कि कोई उनको ये बताए कि उनको क्या करना है, क्या करना है। ऐसी कोई गाइड बुक हो, ऐसा नहीं चाहिए। तो वो उनके स्वभाव के बिल्कुल, प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो वो सब चीजें उनको नहीं समझ में आती और अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई, फिर मुलाकात करेंगे आपसे। गुजरात से एक वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने अपने सारे अनुभव और पॉलिटिकली जितने जो मीडिया कवरेज किया, चुनाव कवरेज किया, और पूरे गुजरात से जो तस्वीर भारत की बन रही है उस तस्वीर को खोल के रख दिया है। और हम चाहेंगे कि आप डेमोक्रेटिक भारत और 4 PM गुजरात को लाखों तक आप सब्सक्राइब करें। भाई हम हमेशा कहते हैं, यहाँ भी कह देते हैं, अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगे, है ना, आपको लगा कि इसमें कुछ आपको समझने को मिला है, हाँ, तो फिर इस वीडियो को जो है आप भाई साहब और मेरी बहनें, इसको आप लाइक कर दें। इसको आप, इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतना शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। और हमारे जो भाई है, आज जो चैनल है डेमोक्रेटिक भारत, उनको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। और फिर अगर आपकी इच्छा हो तो जो हमारा चैनल है 4 PM गुजरात, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और इसकी आप अपने आसपास के लोगों से करवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे, बात करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।